हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है मेरे चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। तो जैसा कि अब हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कल मैंने चार्ज के बारे में अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं समझा दिया था, एकदम बढ़िया से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। चलिए, अब क्या होता है कूलॉम्स लॉ अच्छे से एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, कूलॉम्स लॉ। ठीक है। अब ये क्या होता है? आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, क्या सुना है? मान लीजिए हमारे पास दो मास है, एक मास m1, दूसरा मास m2। इसको समथिंग डिस्टेंस पर रख दिया तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस मास के प्रोपोर्शनल होता है, इस मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, सिमिलरली आपको कूलॉम्स लॉ देखने को मिलेगा, जिसमें किसके बारे में बात किया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर क्या लिया गया था? दो मासेस लिया गया था। जैसे क्या लिया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स में? क्या होता है न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स? एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। इनके बीच के डिस्टेंस r है। इनके बीच का लगने वाला फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल m1 होता है, ए प्रोपोर्शनल m2 होता है, ए प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ठीक है, तो फार्मूला अब डायरेक्ट बन जाता है g m1 m2/r², ऐसे बन जाता है। ये तो सबको पता है। एकदम सिमिलरली ये कूलॉम्स लॉ भी होता है। यहाँ पर मास है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है? जस्ट चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मास था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है ना। एक चार्ज ले लीजिए Q1 और दूसरा चार्ज ले लीजिए Q2। अब इसको समथिंग डिस्टेंस पर रख दीजिए। मान लीजिए वो डिस्टेंस मैंने R ले लिया, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। मैं कल बताया था कि मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया, तो मैं एक रूल बताया था कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा बताया था। तो अगर देखा जाए तो इनके बीच में लगेगा कोई ना कोई फोर्स लगेगा, उस फोर्स का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। और वो कैसा उसका नेचर होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। मतलब ये वाला चार्ज इसको धकेलेगा, ये वाला चार्ज इसको धकेलेगा। बात समझ में आ रही है? इधर भगाएगा, इधर भगाएगा। अब कितने फोर्स से धकेलेगा, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होगा? इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, Q1 के। ए प्रोपोर्शनल होगा Q2 से, और ए प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ठीक है। देखिए, मैं अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन के बारे में अच्छे से बात करूंगा। मतलब आपको पता है ना फोर्स क्या था? वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होगी तो इसके पास डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे अच्छे से ना। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, तो पता चल जाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा मैं आगे बताऊंगा ना। तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन तीनों को मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2/r², ऐसे हो जाएगा। एकदम क्लियर ना? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल लड़ता है तो क्या आता है? आप लोगों को पता है क्या आता है? कांस्टेंट आता है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। और यहाँ पर जो के होता है इसकी हम मतलब कि जो ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, वो होता है 1/4πε0। और यहाँ पर जो के होता है, जो यहाँ पर क्या आता है उसको हम जी ले लेते हैं। जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाता है? 1/4πε0 आ जाता है। ठीक है ना। अब इसको रियल लाइफ में एग्जांपल, जैसे मैं कल बताया था कि एक बैलून ले लीजिए, बालों में रब करिए तो बैलून चार्ज हो जाता है। ठीक है। अब उसको दीवार के पास ले जाके रखते तो क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। दीवार पर नेगेटिव चार्ज, बैलून पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये वाला फोर्स देखिए, अब इस के का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाला हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक है। ये फोर्स कितना हो जाएगा? के Q1 Q2/r²। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4πε0। अब देखिए,
अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में बात करें, अब जैसे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, क्या लगा रहा है, Q1 इसको धकेलना चाहिए इधर, किस फोर्स से धकेलना चाहिए, मान लीजिए फोर्स F है। अब इसका नाम देते हैं F21, इसका मतलब क्या है, और इसको हम वेक्टर लगा देता हूँ ना, मतलब कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1, क्या होगा इसका F21 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1। क्लियर। अब इसी तरह ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसका नाम दे दीजिए F12, फोर्स ऑन 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं आपस में देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये पूरा जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है Q1 और Q2 को साथ में लेकर अगर मैं एक सिस्टम बना दूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स, जितना भी फोर्स रहेगा हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एकदम बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेना चाहें, अगर ऐसे मान लीजिए कोई टेबल है, अब बहुत बड़ा टेबल है और आप इसको 2-3 लोग मिलके को धकेल लें, इधर से एक F1 फोर्स लगा रहा है कोई, इधर से F2 फोर्स लगा रहा है और इधर से कोई F3 फोर्स लगा रहा है, ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाता है एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, F1 प्लस F2 माइनस F3, ऐसे हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना, क्यों माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स मतलब सारा का सारा फोर्स को आप जोड़ देंगे। उसी तरह अगर मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होगा, तो वो देखते हैं। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F21 उधर जा रहा था पॉजिटिव ले लेंगे और ये इधर आ रहा था इसको नेगेटिव ले लीजिए, क्या माइनस हो जाएगा F12। और अब ध्यान से देखिए, ये चार्ज जितना फोर्स इस पर लगा रहा है, ये चार्ज उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं वेक्टर, ठीक है, 2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर 1 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो अगर हम इनका नेट फोर्स लेना चाहें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मतलब पूरे सिस्टम पर एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो इस ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, किस टाइप का फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स है। याद है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, अब कोई पर्सन है, अब उसको जाके एक थप्पड़ मारिए तो भी अपोजिट मतलब उधर से भी आपको एक थप्पड़ मारेगा ही, हो सकता है एक से ज्यादा मार दे, रियल लाइफ में एक से ज्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी को जाके एक पटाखा मार रहे हो, एक थप्पड़ मार रहे हो, तो हो सकता है जरूर नहीं कि वो एक ही थप्पड़ मारे, वो 2-4 थप्पड़ भी दे दे और साथ ही साथ लात वगैरह भी दे, ठीक है, साथ ही साथ आपको कूट भी बहुत अच्छे से कूट दे। बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है रियल लाइफ में ये न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होती है सही से, लेकिन अगर मैं इस दीवार पर एक मुक्का मार रहा हूँ, जितना फोर्स लगा के दीवार पर मार रहा हूँ उतना ही फोर्स दीवार मेरे हाथ पर मतलब मारेगा। बात समझ में आ रही है, उतना ही फोर्स लगाएगा। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। इसी तरह जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ये भी क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो हम पढ़ लिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो वो क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें एफ इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, और 1/4 पाई, 4 पाई तो आपको पता ही है क्या है, बट एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब यूनिट क्या लिखेंगे इसका? इसका क्या होता है? फोर्स का न्यूटन, और ये Q1 Q2 चार्ज का क्या होता है? कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर तब नीचे आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और ये इसका क्या होता है? मीटर होता है, इधर जा रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर। अब ये एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन को उधर थ्रो कर दीजिए और 9 × 10⁹ इधर कर दीजिए, तो जो एप्सिलॉन का वैल्यू आता है ये आता है 8.85 × 10⁻⁻12। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और यूनिट तो आप आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन की यूनिट? इधर भेज दीजिए एप्सिलॉन और न्यूटन को इधर भेज दीजिए। समझ में आ रहा है? तो आप एप्सिलॉन की यूनिट लिख दोगे। ठीक है, लिख सकते हो ना यूनिट एप्सिलॉन का? तो क्या आएगा बताइए? इधर देखिए क्या किया मैंने, एप्सिलॉन को इधर भेजा और फोर्स को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन, और हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? तो 100% क्लियर है ना? ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब दो मैं चार्ज जो रखा था, ये चार्ज Q1 Q2, ये इसके बीच में हम कुछ नहीं लिया था, मतलब फ्री स्पेस था। या तो वैक्यूम रहेगा या तो एयर रहेगा, ठीक है ना? इसके बीच में क्या होगा? वैक्यूम या एयर होगा, तो इस चीज को हम बोल देते हैं फ्री स्पेस। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एकदम क्लियर बच्चों, चलेगा ना? ठीक है, सब दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने ये क्या किया, यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया? कूलॉम्स लॉ पढ़ा, F=K Q1 Q2/R², K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्या होगा? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होता है। फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखवा दिया। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एकदम यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आप लोग कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। ओके, अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ हम थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग थोड़ी बताना, तो देखते हैं बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास चार्ज Q1 है एक, और यहाँ पर चार्ज Q2 है। ठीक है, एक केस 1 ले लेता हूँ, केस 1, और एक केस 2 ले लेता हूँ, जहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज Q1 लिया और चार्ज Q2 लिया। ठीक है ना? आपको दो केस दे दिया, आपको बताना है कौन सा केस सही है। मान लीजिए चार्ज Q1 चार्ज Q2, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये Q1 इस पर लगा रहा है, इधर लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, R2/1। ठीक है, और ये इस पर ऐसे लगा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? F1(2) हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मेरा ये केस बनता है। ठीक है, और दूसरा केस ऐसा होता है कि ये इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा केस सही है? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा केस सही है? हमें क्या, हमें पता है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा सारा का सारा जो भी कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है दोनों केस। कैसे कर रहा है ये देखिए, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये मेरा है कि नहीं? एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये, और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, मतलब कि, और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी क्या आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये भी दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इतना तो क्लियर है। और देखिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कौन सा इनमें से दोनों सही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ पा रहे हो? तो देखिए, तो इसमें से ये वाला केस हमारा सही है, ये वाला केस मेरा गलत है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा लोग।
कि जो हमारे पास कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स फोर्स जो होता है या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है along द ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, ठीक है, आप चार्ज हमेशा ऐसे काम करेगा। जो लाइन है ना, जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी की लाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करता है। हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट, ठीक है, एक्ट along द ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। ठीक है, एकदम क्लियर। कहने का मतलब कि हमारा जो फोर्स काम करेगा, इनके बीच का लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर दिया चार्ज को, तो फिर इसी लाइन के अलोंग मेरा फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। ये इधर और इधर नहीं जाने वाला। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है। आपको पता है ना कि जब हमारा जो दो फोर्स है, जब हमारा फोर्स अलोंग द लाइन वर्क करे, तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ से दो पॉइंट निकल के आता है। क्या क्या निकल के आता है? लिखिए तो आप लोग, लिखिए। इलेक्ट्रो force is acts along line joining the charges। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। क्लियर यहाँ तक सबको बच्चों? एकदम बढ़िया। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करके अब आप लोग को न्यूमेरिकल देता हूँ, करके देखिए आता है कि नहीं आता आप लोग को। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, आपके घर का बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर चार्ज मैंने रख दिया 1 कूलॉम रख दिया, और एक आपका दोस्त का बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे दोस्त का बिल्डिंग है, घर है, उसके ऊपर चार्ज रख दिया मैंने 5 कूलॉम रख दिया, और आप लोग के घर के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लेता हूँ 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब बताइए कि आप दोनों के घर के ऊपर चार्ज रखा हूं, तो उस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला है फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर विथ योर वेट। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन से है कि उसको कंपेयर करना है खुद के वेट से, अपने वेट से आप कंपेयर करो कितने टाइम्स है कितने टाइम्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देखो पहला क्वेश्चन करने जाए, हमें पता है क्या निकालना है? फोर्स निकालना। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिट लिख देता हूँ। क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद Q1 क्या हमारे पास? Q1 दिया है 1 कूलॉम, Q2 कितना दिया है? 5 कूलॉम, डिवाइडेड बाई R कितना दिया है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 1000। ठीक है, मीटर, यहाँ पर मीटर लिख देंगे और मीटर का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। एकदम क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अभी देखो, ये देख कूलॉम स्क्वायर कूलॉम से ऐसे कट जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर से कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? न्यूटन बचेगा। और देखिए इधर क्या 10⁻³ है ना, 10⁻³ और उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 10⁻6 होगा, और नीचे 10⁻6 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 5 × 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एकदम क्लियर? अब देखो, अब मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। 9 × 5 = 45, ठीक है, और या 10⁻³ कितना बचा? 3। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। आप इसको और लिख सकते हो कैसे? 4.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। F = हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप दो चार्ज, एक Q1 Q2 ले लीजिए ऐसे,
उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो तो उनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा, 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन होगा। ठीक है, एकदम क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब दूसरा क्वेश्चन क्या कंपेयर करना है विथ वेट। अब मान लेते हैं कि आप घर में हो, ठीक है, घर में हो, खाना खा रहे हो, खाना अच्छे से खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेट बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, मेरा वेट तो बहुत कम है, 60 kg के हैं, लेकिन मान लीजिए आपका वेट बहुत अच्छा है, 80 kg के हो, ठीक है ना, तो उस 80 kg के मतलब कि वेट से आपको कंपेयर करना है किससे, इस फोर्स से। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका वेट क्या है, मतलब मास है आपका 80 kg, तो वेट क्या हो जाएगा 80 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 800 न्यूटन। आपका वेट कितना निकल गया 800 न्यूटन, और हमारे पास एफ कितना है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो अब अगर हम इनमें कंपेयर करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई, आप ऐसे लिख सकते हो एफ बाई डब्ल्यू, क्या हो जाएगा बताओ 4.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 800। तो आप ऐसे कट पिट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से अपना वेट रख के, ठीक है ना, कंपैरिजन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे आप, और ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में आपको बढ़िया से दिया हुआ है। अब क्या कर देगा, ऐसा कर देगा ना कि ऐसा बोल देगा कि आपका घर की बिल्डिंग है, आपका स्कूल का बिल्डिंग है, अब उन पर चार्ज रख दिया, उनके बीच का डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, Q1 चार्ज रख दिया, Q2 चार्ज रख दिया, आर आपको निकालने के लिए बोल देगा जब इनके बीच का लगने वाला फोर्स आपको दे देगा। तो कहने का मतलब कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में से किसी एक को अननोन रखेगा, बाकी को दिया रहेगा, और आपको निकालने के लिए पूछ देगा जो अननोन होगा। तो आप आराम से इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो हमारा जो कूलॉम्स लॉ है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट सीख लिया। पहला पॉइंट क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ठीक है ना। इसी तरह क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। अब पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या था, जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा अलोंग द लाइन वर्क करने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है ना, एकदम क्लियर। और भी 2-3 चीजें वो है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव। ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि जो हम इस फोर्स का यूज करके वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आप पढ़े होंगे 11th में कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जब उस फोर्स का यूज करके हम वर्क डन निकालें हैं, तो वर्क डन जो होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन जो होता है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। चलो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये किस में आता है, आपके कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। उसी तरह अब मैं पूछूंगा कि बताइए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताइए। तो सर क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, हाँ, क्या होता है, फ्रिक्शन, ऐसा बोलूँगा, ठीक है ना। क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या तो रजिस्ट फोर्स बोल सकते हैं। जहाँ पर रजिस्ट होने लगे उस टाइप का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जब हम वहाँ पर वर्क डन निकालते हैं तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो आपको पता है सब चीज़ें, ठीक है, ये सब नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतना बताने वाला हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, मैंने अभी बताया था कि एक चार्ज रखा, दूसरा चार्ज रखा, इसके बीच में मैंने क्या ले लिया, फ्री स्पेस ले लिया। तो फोर्स क्या आया था,
F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आया था ऐसे। लेकिन अगर मान ली चार्ज के बीच में मैं कुछ मीडियम रख दूं तो क्या ये जो फोर्स है बदल जाएगा, बदलेगा? हाँ, ये फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम मतलब कि किस मीडियम में मेरा चार्ज दोनों रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एकदम बात क्लियर ना? ठीक है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? ठीक है, तो एग्जांपल देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ठीक है, अब इनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है। एग्जांपल में लीजिए, मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है। ठीक है, ये क्या है, बॉय, ये है गर्ल। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको आसामीज में बोलते हैं, लड़की अगर अच्छी हो, सुंदर हो, हम उसको बोलते हैं दुनिया स्वाली बोलते हैं। और हिंदी में आपको पता है सुंदर कन्या बोल दीजिए। ठीक है ना, ऐसे तो एक लड़का है, एक सुंदर कन्या, ऐसे है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए समथिंग डिस्टेंस पर है, मान लीजिए कुछ तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और यहाँ भी, यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए हम इसको निगेटिव ले लिया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एकदम क्लियर? देखिए, ये फिजिक्स है, ये रियल लाइफ है। मैं फिजिक्स से रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई थर्ड चार्ज आ रहा है, कोई थर्ड चार्ज आ रहा है Q3। ठीक है ना, इधर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में क्या होगा, जब कोई थर्ड चार्ज आएगा तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इंडिपेंडेंट रहेगा थर्ड चार्ज के ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन 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 ये रियल लाइफ में वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना, जहाँ दो लड़का लड़की प्यार करते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, ये लड़का हो या लड़की हो, इनके बीच में आ जाए, तो इनके बीच में लगने वाला जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब इसके ऊपर इनके बीच का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज फिजिक्स में पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एकदम दिमाग में बैठा लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बट ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो हमेशा लगता ही रहेगा। क्लियर? ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, चलो लिखो। पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट independent of presence or absence of other charges। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और absent ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, फील किया होगा, डेफिनेटली फील किया होगा। ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ पर दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो कोई थर्ड आकर उसको ब्रेक करने लगता है। ठीक है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये आपका फिजिक्स में वैलिड है, बट रियल लाइफ में वैलिड नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका। ओके बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लगवाते हैं, एकदम बढ़िया सा। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2। ठीक है ना, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो उनमें मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है, मिनिमम चार्ज Q1 Q2, ये आपको बताना है। ठीक है ना,
मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनमें लगने वाला मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। तो आपको पता है ना फोर्स का फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, देखिए ये आर तो फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, के फिक्स है। अब Q1 Q2 क्या ले कि मेरा फोर्स क्या हो, मिनिमम हो। Q1 Q2 क्या ले कि मेरा फोर्स क्या हो, मिनिमम हो। तो हम बोल सकते, अच्छा बताइए मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। देखिए जितना ज्यादा चार्ज लूंगा उतना ही ज़्यादा फोर्स आएगा, तो जितना कम चार्ज लूंगा उतना ही कम फोर्स आएगा। तो हम ट्राई करेंगे इस चार्ज और इस चार्ज को मिनिमम से मिनिमम रखें। तो एक बात बताइए, किसी चार्ज को कितना मिनिमम रख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, प्रोटॉन बोल दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे, क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो एफ मिनिमम हो जाएगा आपका के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आर का वैल्यू दे देगा, के का वैल्यू दे देगा, और ई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों। तो चलिए एक और बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है जो ओरिजिन पर रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलॉम है, और इसके हर 1 मीटर बाद एक चार्ज रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर रखा है 1 कूलॉम, यहाँ पर रखा है 8 कूलॉम, यहाँ पर रखा है कितना, 27 कूलॉम। ठीक है ना। तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे आते आते 10 तक आ रहा है, 1000 कूलॉम ऐसे रखा है। और इनके बीच में, सबके बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चंस पूछेगा फाइंड द फोर्स एट द चार्ज 1 कूलॉम, ठीक है, विच इज एट ओरिजिन। जो ओरिजिन पर है 1 कूलॉम, उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या होगा, 1 कूलॉम इनके बीच में फोर्स लगेगा, कैसा रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। ये चार्ज क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा। ये भी 8 कूलॉम 1 कूलॉम के बीच में फोर्स लगेगा, ये भी इधर धकेलेगा। 27 कूलॉम 1 कूलॉम के बीच में लगेगा तो इधर धकेलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ सर समझ में आ रही है। तो हमें 1 कूलॉम के ऊपर बाकी चार्ज की वजह से इसका फोर्स निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, देखिए सबका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, डायरेक्शन इधर होने वाला है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम डायरेक्शन ने जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना। चलिए देखिए, तो हमारा एफ हो जाएगा, क्या होगा अगर इनके बीच में लिखूं तो, के 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 के स्क्वायर। इसी तरह लिखूं इधर तो के इधर हो जाएगा 1 × 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर, प्लस के 1 × 27 डिवाइडेड बाई, कितना हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, 3 मीटर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। इसी तरह डट 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 तो हो जाएगा के 1 × ठीक है 1000 डिवाइडेड बाई कितना, 10 का स्क्वायर। बात क्लियर है एकदम। देखिए के हम कॉमन कर सकते हैं सब में से। ठीक है, और यहाँ देखिए 1/1 हो जाएगा, प्लस 8/2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 8/4 मतलब 8/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 27/9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह डट 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 कहाँ तक, यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 100, 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो k इंटू 1 2 3 डट 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 कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। अब इसको ऐड करिए, तो ये तो नहीं बताने वाला आपको, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55k हो जाएगा।
के का वैल्यू हम रख देंगे। अभी कैसे ऐड किया आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 प्लस डॉट 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 एन तक जा रहा है तो फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। अब यहाँ पर n कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 11, कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपका सीरीज है। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तो बच्चों चलो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हम EYQ को लेकर चलते हैं ना, जो कि 2023 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम ईजी है। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ ना, फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts are, ये ऑप्शंस दे रखा। कहने का मतलब कि हमारे पास एक चार्ज था, उसको दो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 10 माइक्रोकूलम्ब, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइड करके ऐसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया है ना। तो अब बोला है कि जो फोर्स होगा उनके बीच में मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि उनके लगने वाले बीच जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है ना, आप लोग को आता है मैक्सिमम मिनिमा निकालना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि एक चार्ज है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब डिवाइड करके वही मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम देखिए कैसे करेंगे इस चीज को क्वेश्चन। तो पहले लेट सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है। क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हमारे पास चार्ज Q है। ठीक है, अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं इसका एक पार्ट हो जाएगा स्मॉल क्यूब और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया कितना, 1 सेंटीमीटर, ऐसे ले लिया। तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q डिवाइडेड बाई, मतलब अभी हम R लिख देता हूँ, R स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरे पास फोर्स आ गया। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ये स्मॉल चार्ज का वैल्यू कितना रखें कि हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ रही है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशंस दिया होता है, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है। तो पहले देखते हैं कि वो इक्वेशंस किसका वेरिएबल है, किसको चेंज करने पर इक्वेशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। फिर ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, हम इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, ठीक। तो मैंने ऐसे मान लिया स्मॉल Q माइनस 1 फोर्स आ गया ये हमारे पास। तो आपको पता है ना कि अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो सबसे पहले जो फंक्शंस होता है, जो हमारे पास ये दिया होगा, मान लीजिए y इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 ऐसे हो गया। तो हमें अब मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, किस, ठीक है ना, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाल के हम जो x का यहाँ से जीरो करके x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे पुट करते हैं। अगर ये जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो इसको मिनिमा बोल देते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू डबल डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा, कब, x का कोई वैल्यू मान लीजिए कि d है, इस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, इस पर बोल देते हैं मैक्सिमा बोल देते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे जो फोर्स है किसका वेरिएबल है, क्या k वेरिएबल है, नहीं। स्मॉल q वेरिएबल है, हाँ ये वेरिएबल है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको माना हूँ। ठीक है, कैपिटल Q वेरिएबल है, नहीं ये कांस्टेंट है। स्मॉल q क्या वेरिएबल, r क्या, ये भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम इसका देखना चाहे कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो हमें करना होगा स्मॉल q के रिस्पेक्ट में। तो हम कर सकते हैं कैसे, डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो निकालिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं।
के और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए, के बाई आर स्क्वायर, फिर ऐसे डी बाई डी क्यू हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। फिर अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू क्यू को क्यू के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस टू क्यू हो जाएगा। क्या मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स होता है, एक्स की पावर एन होता है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस हुआ। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद मैं ऐसा डेरिवेटिव कर लूंगा। अब क्या बोला हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना, हम इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो कहने का मतलब के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस टू क्यू को इक्वल टू जीरो कर देंगे। ऐसे ये पूरा टर्म चला जाएगा जीरो में, और तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस टू स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, स्मॉल क्यू का एक ही वैल्यू आया क्यू बाई टू। अब इस चीज का डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर स्मॉल क्यू इसमें पुट करेंगे, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, ठीक है। तो ये अगर इसमें हम डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। तो अगर फिर इसमें हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू क्या पुट करना है, क्यू बाई टू, अगर पुट करेंगे तो ये आने वाला है लेस देन जीरो, इतना याद रखिए ये आएगा। इसका मतलब स्मॉल क्यू का वैल्यू जब क्यू बाई टू रखूंगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आया, क्यू बाई टू, तो अगर ये क्यू बाई टू हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, क्यू बाई टू। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करें और दोनों पार्ट जो डिवाइड करें इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच का लगने वाला रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज कितना दिया था, 10 माइक्रोकूलम, हमने इसको डिवाइड करूंगा इक्वल पार्ट में तो कितना कितना में हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आराम से टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया, ध्यान से करिए। क्या किया मैंने, जस्ट क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, फिर फोर्स लिखा, फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो किया, जीरो करके स्मॉल क्यू का वैल्यू निकाल लिया, क्यू बाई टू आ गया। अब इस क्यू बाई टू में मतलब इस क्यू बाई टू को इसके डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ का डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद स्मॉल क्यू का वैल्यू क्यू बाई टू पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब कि उस पॉइंट पर क्या होगा, मेरा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एकदम क्लियर। तो फिर मैक्सिमम होगा तो हम अगर वो चार्ज निकालना चाहो तो क्यू बाई टू यानी 10 बाई टू यानी कि 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, दोनों में दोनों आ जाएंगे। एकदम क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि मतलब कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है इस समय, पता होगा डेफिनेटली, आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, वो अलग बात है, न्यूज में नहीं दिखाता हमारे इंडिया न्यूज। जानते हो हमारे अंजना कश्यप का नाम तो सुना ही होगा, अभी खान सर के बारे में क्या क्या बोली थी, या तो टीचर के बारे में क्या क्या बोली थी, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी क्या चल रहा है ना, जैसे कितना मतलब कि लगभग आज 19वां दिन है कि सोनम सर अनशन पर बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए सोनम सर इतना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग भी उनके लिए कुछ करो, ठीक है। आप अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हो, ठीक है, आप अगर धरने में नहीं जा सकते हो या ऐसा मतलब अपना समर्थन नहीं दे पा रहे हो तो काम कर सकते हो कि आप छोटे मोटे उनके बारे में कुछ वीडियो बना के सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ताकि मतलब कि होता है ना कि अगर गलत है तो गलत का साथ नहीं देना है, जो चीज़ गलत है गलत है और जो सही है वो सही है, तो हमेशा सही का साथ दो। लोग कुछ भी हो जाए हमें हमेशा सही का साथ देना है बच्चों, ठीक है ना, ओके बच्चों। तो वो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उनके लिए मतलब उनकी हित के लिए कुछ अपना मतलब कि योगदान दें, हम उनके बारे में कुछ बताएं, बोलें, ताकि हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे आसपास के लोग जानेंगे और उधर जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं आपके मतलब रिलेटिव वगैरह, कम से कम वो पहुँचोगे यहाँ पर और आपके भी आप में आवाज़ उठा सकते हैं ताकि मतलब कि सरकार झुक सके। थोड़ा सा क्या बोले, इंडियन सरकार क्या चल रहा है आपको तो पता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं,
हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेकिन बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है इंडिया में, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है लोगों का, ठीक है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं एक आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग बता पाते हो कि नहीं। एक हमारे पास जैसे सीक्वेंस और सीरीज होता है, जैसे मान लीजिए ई की पावर एक्स होता है, इसी तरह लॉग 1+x होता है, इसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। आप लोग कुछ आइडिया इसका एक्सपेंशन कैसा होता है, मतलब एक सीरीज बनता है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होता है समथिंग। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए ये होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस x⁵/5 इसका ऐसे एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। ये सबको पता है ना, ठीक, ऐसे एक्सटेंशन होता है। अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देख लो, log 1+x है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो काइंड ऑफ ऐसे होता है। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए x का वैल्यू समथिंग में रख देता हूँ, मान लीजिए x का वैल्यू 1 रख देता हूँ, ठीक है ना। 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा log 2, तो log 2 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1² बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/5, ऐसे हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो आप, ठीक है, इसका क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो मैं इस फार्मूला का यूज करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था कि ऐसे में कोऑर्डिनेट बना दिया था, एक चार्ज यहाँ रख दिया था 1 कूलम का, फिर एक चार्ज यहाँ रखा था, एक चार्ज यहाँ रखा था, ऐसे ऐसे चार्ज रखकर एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, ठीक है ना। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, मान लीजिए सेम है क्वेश्चन, यहाँ पर 1 कूलम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रख रहा हूँ देखिए क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान से। तो देखिए वैसा ही एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए कोऑर्डिनेट हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है 1 कूलम, दूसरा चार्ज यहाँ पर 1 कूलम है, कितने मीटर डिस्टेंस पर 1 मीटर डिस्टेंस पर, एक और चार्ज यहाँ पर -2 कूलम, ठीक है, एक यहाँ पर 3 कूलम, फिर यहाँ पर -4 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमेशा क्या है 1 मीटर। यहाँ पर 5 कूलम, -6 कूलम, 7 कूलम, -8 कूलम, ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक, बात समझ में आ रहा है कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इन सभी चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना, क्या निकालना है, इस 1 कूलम, यहाँ पर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, ऐसे जितना भी चार्ज है उन सभी चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या निकालना है फोर्स निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसके वजह से अगर बीच में हम फोर्स निकालें तो किधर जाएगा इधर जाएगा, इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना तो किधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। वो हम डायरेक्शन से नहीं, हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रख दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना। देख मैं डायरेक्शंस के टर्म्स में नहीं माइनस प्लस के टर्म्स में फार्मूला लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए तो हम फोर्स निकालना चाहूँ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इनके बीच में निकालिए K 1 × 1/1²। अब इनके बीच में देखिए क्या लिखेंगे प्लस K, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई, ये हम 2 लिखते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइनस के साथ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ -2 कूलम डिवाइडेड बाई 2²। ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसी तरह डॉट 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 हमारा कहाँ तक जाएगा, ठीक है, K × 1 × क्या हो जाएगा, ठीक है, जहाँ तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक, मतलब ठीक है चला जाएगा, 10 तक लिख देता हूँ यहाँ पर -10 कूलम डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाला है ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखिए, अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये के को बाहर कर लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस कर देगा माइनस, और ये 4 है 2 है, क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है 2 बच जाएगा, तो 1/2, फिर इसी तरह प्लस 1/3, फिर -1/4, फिर डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने ये लिखा था, देखो इसीलिए मैं लिखा था, आप चाहो तो इसका यूज कर लोगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा K log 2, ये मस्त आपका फार्मूला बन गया, क्वेश्चन बन गया। log 2 का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है ना, log 2 का वैल्यू पुट कर दोगे, और K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ आराम से आपको पता है ये सब चीजें, 9 न्यूटन, ठीक है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप का भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो भी आप आराम से कर सकते हो बच्चे, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ें, ठीक है। चलो, तो बहुत बच्चे सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन हो रहा होगा बढ़िया से, ठीक है ना। ये रिवीजन कर सकते हो यहाँ से आप, मतलब बस वीडियो देखिए, आप नोट मत करिए, बट ये न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें PYQ भी रहेगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगवा रहा हूँ मैं, देख रहे हो आप, ठीक है ना। और जो बच्चे अब तक स्टार्ट नहीं किए तो वो प्रॉपर अच्छे से लिखते हुए पढ़ेंगे, एकदम बता तो रहा हूँ, उनका बोर्ड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नीट जेई का तो ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं, हम लोग नीट जेई के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड का भी टेंशन नहीं लेना होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है ना। चलो, तो आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा, और आप जो 11th में पढ़े होंगे कुछ कुछ चीज़ें, अब उसको इंटरकनेक्ट करके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है, आगे बढ़े। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है ऐसे, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक मास रखा है कितना, 1 kg का, और दूसरा इधर मास रखा है 2 kg का, ठीक है। ऐसे बात समझ में आ रही है। और इसको मैं पकड़ा हुआ हूँ शुरू में, और इसका मतलब कि चार्ज मान लीजिए समथिंग है +10 मतलब 10 कूलम है, और ये भी क्या है 10 कूलम है, ठीक है। 10 कूलम है, मैं ऐसे पकड़ा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, पकड़ा हुआ हूँ, और ये एक सिस्टम है, ठीक है एकदम। अब मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, फिर इसको मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज। कब कर दिया, t=0 पे, t=0 पर मैंने रिलीज कर दिया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागने लगा ये वाला चार्ज। और क्यों भागा ये पहले देख लीजिए। अगर दो पॉजिटिव चार्ज ऐसे में रखूंगा, ठीक है ना, तो और पकड़ा हूं तो इनके बीच में तो फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। जैसे छोड़ूंगा ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, तो बताइए ये वाला चार्ज किधर और कितने मीटर पर सेकेंड से भागेगा। तो किधर भागेगा ये तो आपको पता है, किधर भागेगा, इधर भागेगा, ठीक है, v वेलोसिटी से भागेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि इधर ही भागेगा, ठीक है। तो अब ये भाग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है, क्या बता पाओगे। हाँ सर मैं बता दूंगा, पक्का बता दूंगा। सबसे पहले देखिए एक ये पूरा सिस्टम था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे सर 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 0 0। क्यों 0, क्योंकि अगर दो चार्ज लूंगा, 1 2 4, अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा है, तो इसके नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 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 जब आपको पता है कि एफ नेट 0 होगा तो क्या होता है, बात समझ में आई, समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो और अच्छा है, आपको बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलो देखो, एफ नेट 0 होने का क्या मतलब है। जब अगर किसी बॉडी के ऊपर एफ नेट 0 हो जाता है तो आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे होता है। मैं अगर इसको 0 कर दूं, ठीक है, या तो इसको भेज दीजिए ऐसे, एफ नेट इंटू डी टी, और ये dp हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, तो उसी तरह कि कोई हमारे पास 0 है, मैं उसका डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है ना, डेरिवेटिव करता हूँ। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसी तरह कोई हमारे पास 0 है, अब उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ऐसे बस समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर P इनिशियल है, P फाइनल है, तो ये आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, ऐसे आ जाता है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि कांस्टेंट 0 कर लेते हैं, तो फाइनली यहाँ से अगर निकालते हैं तो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल आ जाता है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है ना।
कहने का मतलब अगर कोई मेरी बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रही है, कोई सिस्टम है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालिए तो क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, ये बॉडी रेस्ट में है, ये भी बॉडी रेस्ट में है, तो पी इनिशियल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी फाइनल देखिए, पी फाइनल इस बॉडी के लिए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v और मास कितना 1 kg। ठीक है। और फिर प्लस इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास एम भी, मोमेंटम मतलब p इक्वल टू होता है एम भी होता है। तो मास इसका हो जाएगा 2 kg और इसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों को बराबर करना है, कैसे, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू हो जाएगा V 1 kg प्लस ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 20 kg को इधर भेज देंगे तो हट जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं। 120 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा v -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है, पार्टिकल इधर भाग रहा है, कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर भागेगा। कहने का मतलब 1 kg मास, 2 kg मास पकड़े हुए हैं, छोड़ देंगे। अगर 2 kg वाला 10 मीटर पर सेकंड से भागेगा तो 1 kg वाला 20 मीटर पर सेकंड से भागेगा। और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एकदम बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया ना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा लाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सा है। मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1, ऐसे चार्ज Q1 है और ये आपका फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है। एक Q1 चार्ज लिया फिक्स्ड है और एक Q2 चार्ज यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ऐसे रख दिया हूँ। इनिशियली इसको मैं पकड़ा हुआ था, क्या किया था, और इसके बीच का जो डिस्टेंस मैं स्मॉल r ले लिया, ऐसे है। अब बताइए इनके बीच में फोर्स लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं अभी इसको पकड़ा हुआ था, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, मैं इसको भी फिक्स किया हूँ। अब इसको मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद, मतलब समथिंग डिस्टेंस के बाद, मान लीजिए यहाँ पर R1, इनके बीच का डिस्टेंस R1 था। अब मान लेते ये चार्ज जब आपका R2 डिस्टेंस पर यहाँ पहुँच जाता है, Q2 चार्ज पहुँच जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या होगी मुझे निकालना है। बात समझ में आ रही है। मतलब एक चार्ज फिक्स किया था, दूसरा चार्ज को पकड़ा हुआ था, मैंने इसको छोड़ दिया, इनके बीच का डिस्टेंस R1 था, फिर डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो R2 डिस्टेंस पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। हमें निकालना क्या, वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या, एक चार्ज, दो चार्ज दे दिया, तो इनके बीच का फोर्स दे रखा है। और मान लीजिए इस वाले चार्ज का मास भी m दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो भागने लगेगा, भाग रहा है ना, भाग रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, मास भी दिया हुआ है, फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन आ गया तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब कि हम फोर्स निकाल लूँ, एक्सेलरेशन निकाल लूँ, तो वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। और पॉइंट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि बताइए कि क्या ये चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या हर एक पॉइंट पर फोर्स सेम हुआ कि अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि सर डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। ठीक है, बात तो सही पकड़ा आपने। तो हम क्या करेंगे, याद करिए उसमें सेंटर ऑफ मास में कैसे करते थे, एक्स पे जाके dx लेकर, समझ में आ रहा है, एक्स पे जाके dx लेते थे आराम से, फिर हम मतलब कि इंटीग्रेशन का यूज करके जो निकालना था निकाल देंगे। इसी तरह आप एक काम करो, एक्स पे जाके dx पे आप फोर्स निकाल लो। ठीक है ना, वहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा।
बात समझ में आ रही? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हो आप, यहाँ भी फोर्स निकाल सकते हो। तो एक काम करिए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाइए, किसी टाइम टी पर, ठीक है ना। ये तो एक्स इक्वल टू एक्स पे Q2 यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो इस पॉइंट पे मैं फोर्स निकालता हूँ, एफ क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स के हम ये भी लिख सकते हैं एम इंटू ए के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और ये एक्स का वेरिएबल है एक्सेलरेशन। अगर आपके पास एक्सेलरेशन एक्स का वेरिएबल हो और मैं बोलूँ आपको वेलोसिटी निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो? आप बोले हाँ सर हम निकाल सकते हैं। ऐसा तो मैंने पढ़ा हूँ काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन दिया होता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला बोलोगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन हम इस फार्मूला को कब यूज करेंगे? ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब मेरा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम का वेरिएबल हो, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो आपके पास एक और फार्मूला है ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। इस फार्मूला का यूज करके आप चाहो तो यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर एम हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को उठाते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, देखिए डी एक्स को उधर भेज दीजिए, वी डी वी, ठीक है, के Q1 Q2, ठीक है, एक्स स्क्वायर और इंटू एम हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देंगे ऐसे, ठीक। अभी देखिए, अब भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो रहा होगा इस पॉइंट पे भी, तो हम बोल सकते हैं भी का लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से बी तक जाएगा। एक्स का लिमिट, यहाँ एक्स क्या है R1, और यहाँ पर एक्स क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा R2। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से बी, और इधर क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या होता है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये डेरिवेटिव होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये फार्मूला अप्लाई करके हम चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से बाहर कर लेते हैं। तो मैं इनको बाहर कर लेता हूँ, के Q1 Q2 बाई एम हो जाएगा, और इंटीग्रेशन, और x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस, और R1 से कहाँ तक जाएगा, R1 से R2 तक जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, अब मान लीजिए इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 है, dx है, तो ये हो जाएगा क्या, x की पावर माइनस 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका x पावर माइनस 1 बाई माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो और माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो फाइनली के Q1 Q2 बाई एम, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, लिमिट R1 से R2 तक। एकदम क्लियर बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट में आता है, ठीक है ना, आराम से करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या किया हमने, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके भी वेलोसिटी निकाल सकते, इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाई टू, यहाँ से अभी इसका लिमिट पुट करके हम चाहें तो भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। किया क्या हमने, देखिए यहाँ पर चार्ज था, छोड़ा यहाँ तक गया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना था। तो मैंने क्या किया, एक्स पे जाके dx लेके यहाँ पर फोर्स निकाल दिया, फोर्स निकालने के बाद मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल के ये वाला फार्मूला यूज करके मैं इसको कर दिया, फिर dx को उधर भेजा, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके मैं v को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब फाइनल आंसर लिख दे, देखिए हम अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 2 है, ये 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, 2 को उधर भेज दीजिए, वी स्क्वायर, देखिए और हम लिखेंगे तो माइनस 2 के
Q1 Q2 अपान M हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब माइनस को अंदर कर दीजिए, 2K Q1 Q2 अपान M 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे हो जाएगा। अब भी लिखना है तो भी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2K Q1 Q2 अपान M, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा सा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी नहीं है, आराम से करिएगा, एक बार खुद से रिपीट करिएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, एकदम क्लियर ना? चलिए ठीक है, ठीक है, तो इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्वेश्चंस किया क्या, हम सारा का सारे क्वेश्चन जितना भी किए इसमें हम कूलॉम्स लॉ का यूज तो किया, लेकिन अभी मैं वेक्टर फॉर्म वाला यूज नहीं किया हूँ ना। ठीक है ना, मैं जस्ट अभी कूलॉम्स लॉ का यूज करके जो फोर्स निकाल रहा हूँ, फोर्स का जो यूज किया वो मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है। ठीक है ना, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है हमारी। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, चलिए और भी करवा देता हूँ। आप लोग फ्रिक्शन जरूर पढ़े होंगे ना? ठीक है ना, फ्रिक्शन पढ़े हो ना? डेफिनेटली 11th क्लास में पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन बढ़िया से क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल ऐसे है, क्या है, टेबल ऐसे। ठीक है, अब इस टेबल पर एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है ना, तो एक चार्ज रखा हुआ है। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 10⁻⁷ कूलम, इसका भी 10⁻⁷ कूलम ऐसे दे रखा है, और इसके बीच का डिस्टेंस रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब बोला है, अब टेबल है ना, टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, एकदम बात समझ में आ रही है ना, क्लियर? और ये जो चार्ज है, इन दोनों चार्जों का मास जो दे रखा है, मास दिया 5 ग्राम दिया, तो मास कितना दिया, 5 ग्राम दिया हुआ है। अब बोला क्या, अब टेबल के ऊपर रखा है, अब देखिए अब दो पॉजिटिव चार्ज है, अब इनके बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। अब एक इधर भागने की कोशिश करेगा, एक इधर भागने की कोशिश करेगा, इसका मगर बनाना चाहे तो ऐसे चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे भागेगा, ठीक है, ये ऐसे भागेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऐसे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ऐसे। और देखिए जब नीचे टेबल है, तो नीचे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो चार्ज के नीचे ऐसे एफ लग रहा है, इधर चार्ज के नीचे एफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये लग रहा है एफ, तो ये जो टेबल का म्यू होगा, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्या होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं F इक्वल टू स्मॉल f बोल सकते हैं, और फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा, कोई बॉडी ऐसे है, नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा है, तो नीचे क्या लगता है, एम जी ऐसे लगता है कि नहीं बच्चों, एन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे म्यू इंटू एम जी लिख देंगे, एकदम क्लियर। ठीक है, अब और देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी होगा, और हमें म्यू का वैल्यू निकालना है, तो हम, और ये कैपिटल एफ क्या होगा, ये कैपिटल एफ होगा के Q1 Q2/R²। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और सारा का सारा वैल्यू रखना और कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ यानी के Q1 Q2/R² इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी हो जाएगा, तो के का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, Q1 10⁻7, वो भी कितना है 10⁻7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या 1 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम मतलब 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻3 हो जाएगा, और जी मतलब 10 × 10 ऐसा हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सा कैलकुलेशन हो गया है, तो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं ना, ये 9 इंटू हो जाएगा, ये 9 10⁻9 है, यहाँ पर 10 पर क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है ना, 10⁻5, और नीचे देखिए 10⁻2 है, 10⁻1 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, तो 10⁻2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब ऐसे इक्वल क्या हो जाएगा, इधर इधर देख सकते हैं हम लोग, तो म्यू, ठीक है, और 10 है, 10⁻3, तो 10 पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए 10 -2 इधर -2 हो जाएगा। ठीक है,
अब 10⁻² है, इधर आ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो और फिर क्या हो जाएगा फाइनली 5 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं इसको 9 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2 -3 डिवाइडेड बाई 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 9/5 और इंटू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा और समथिंग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा, ये एक बार में जा रहा है। ठीक है, 4 बचेगा, 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻1 हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 0.18। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.18। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, तो कल के क्लास में देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते, इतना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी पढ़ा दिया। तो कल की क्लास में हम सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, और भी जितने अच्छे अच्छे टॉपिक है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे हो गया, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट करेंगे, एसएचएम से कनेक्ट करेंगे। मतलब फोर्स आ गया, फोर्स आया यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, जहां फोर्स आया एक्सेलरेशन आएगा, मतलब काइनेमेटिक्स भी आ सकता है, डायनेमिक आ जाएगा, पूरा का पूरा फिजिक्स आ सकता है काइनेमेटिक्स वाला। बात समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम हो जाएगा ना। ठीक है, तो और भी चीज़ों को मैं कल कनेक्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।